नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, चमत्कारी भभूत। चमत्कारी भभूत, लेखक विजय कुमार वत्स, चित्रांकन वसंत ब हलबे। धौलपुर गांव में दीप और महीप नाम के दो भाई रहते थे। बड़ा भाई दीप जितना चतुर व चालाक था, छोटा उतना ही सीधा था। दोनों भाई मिलजुल कर खेती करते थे। एक दिन जब शाम को दोनों भाई खेतों से वापस घर लौटे, बेटा, आज दिन में तुम्हारी ससुराल गेंदापुर से टिल्लू नाई आया था। वह क्या कह रहा था माँ? उसे तुम्हारे ससुर महिपाल सिंह ने भेजा था। वह उनका एक पत्र दे गया है। उस पत्र में क्या लिखा है माँ? बेटा, मैंने तो वह पत्र पढ़ा नहीं। मैं तो तुम्हारी ही बात जो रही थी। अब तुम आ गए हो, अतः तुम ही उस पत्र को पढ़कर मुझे सुनाओ। कहाँ है वह पत्र? माँ ने उसे वह पत्र दे दिया। बेटा दीप, सदा खुश रहो। समाचार यह है कि एक माह पश्चात होली आ रही है। हमारे गांव की रस्म के अनुसार दामाद होली से एक माह पहले ही अपनी ससुराल आ जाता है और होली का त्योहार मनाने के पश्चात ही अपने घर वापस जाता है। विवाह के पश्चात तुम्हारी भी यह पहली होली है, इसलिए हमारी इच्छा है कि रस्म के मुताबिक तुम भी पत्र मिलते ही होली मनाने गेंदापुर आ जाओ। तुम्हारे आने से यहाँ होली पर खूब धूमधाम रहेगी। तुम्हारा ससुर महिपाल सिंह। तो तुम्हारे ससुर ने तुम्हें होली पर बुलाया है? हाँ माँ। बेटा, इन दिनों तो खेतों में फसल पककर कटने के लिए तैयार खड़ी है, इसलिए तुम्हें फसल की चौकसी के लिए दिन रात खेतों पर ही रहना पड़ता है। ऐसी अवस्था में तुम पूरे एक माह के लिए अपनी ससुराल कैसे जा सकते हो? माँ, सोच तो मैं भी यही रहा हूँ। दीप सोच में पड़ गया यह देखकर। बेटा, तुम्हारा जाना तो किसी तरह हो नहीं सकेगा। कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारे वहां न पहुंचने से तुम्हारी ससुराल वाले नाराज हो जाएं। तब क्या किया जाए माँ? बेटा, ऐसा करते हैं कि तेरी जगह महीप चला जाएगा। इस प्रकार यहाँ पर काम का हर्ज भी नहीं होगा और उन लोगों की बात भी रह जाएगी। माँ, कह तो तुम ठीक रही हो। क्यों रे महीप, तू जाएगा मेरी ससुराल? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं आपकी ससुराल अवश्य जाऊँगा। फिर भाई की ससुराल तो अपनी ही ससुराल होती है। इस बहाने मैं भाभी से भी मिलाऊंगा। तब अपनी ससुराल जाने को तैयार हो जा बट्ठे। बस फिर क्या था, महीप ने झटपट नए कपड़े पहने और गेंदापुर जाने के लिए घर से निकल पड़ा। भैया की ससुराल में पहुंचकर मेरे खूब ठाट रहेंगे। वहां खूब खाने को मिलेगा और भाभी रुक्मणी हर समय मेरी सेवा में हाजिर रहेगी। दिन ढले वह सफर की थकान से निढाल गेंदापुर पहुंचा। उसे अकेला घर की ओर आते देख महिपाल सिंह अपनी पत्नी धनिया से बोला, धनिया, यह तो दामाद बाबू का छोटा भाई महीप चला आ रहा है। तो क्या जवाई बाबू खुद नहीं आए? लगता तो कुछ ऐसा ही है। जवाई बाबू ने भला यह क्या किया? होली मनाने हमने महीप को नहीं बल्कि उन्हें बुलाया था। भला जवाई बाबू के बदले महीप को यहाँ आने की क्या जरूरत थी? लेकिन जब यह यहाँ आ ही गया है तो मैं इसकी वो खातिरदारी करूँगी कि यह कल ही यहाँ से भागता नजर आएगा। धनिया, तुम ठीक कह रही हो। दामाद बाबू ने यहाँ न आकर हमारा अपमान किया है, इसलिए उनके स्थान पर महीप को सबक सिखाना ही होगा ताकि दामाद बाबू को अपनी गलती का एहसास हो सके। ऐसा निर्णय करके दोनों घर के द्वार पर पहुँचे। राम राम। राम राम। आओ महीप बेटा, क्या तुम अकेले ही आए हो? हाँ, आना तो भैया को ही था, पर वे खेतों में काम की अधिकता के कारण चाहकर भी ना आ सके। कोई बात नहीं बेटा, तुम और दामाद बाबू कोई दो थोड़े ही हो। तुम आ गए तो समझो दामाद बाबू आ गए। वे दोनों महीप को लेकर घर के अंदर आ गए। मौसी, लंबे सफर के कारण थकान बहुत हो गई है, इसीलिए मैं नहाना चाहता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, कहकर धनिया कमरे से निकल गई। कुछ देर बाद वह हाथ में डोल रस्सी लेकर वापस लौटी। बेटा, इस समय पानी भरने के लिए कोई झींवर तो मिलेगा नहीं, इसलिए यह रस्सी डोल लेकर तुम खुद ही घर के पास वाले कुएं पर नहाओ। अच्छा मौसी। महीप रस्सी डोल लेकर घर से निकल पड़ा। बड़े अजीब हैं भैया के ससुराल वाले तो। इनके यहाँ मेहमान को खुद ही कुएं से पानी भरना पड़ता है। यह तो सरासर मेहमान का अपमान हुआ। महीप बड़बड़ाता हुआ कुएं की ओर चल दिया। कुएं पर जाकर उसने कुएं से पानी खींचकर स्नान किया और वापस चल पड़ा। बहुत भूख लगाई है। घर पर इतनी देर में मौसी और रुक्मणी भाभी ने पकवान बना लिए होंगे। जैसे ही वह घर पहुंचा, बेटा, खाना तैयार है, जल्दी ले आओ मौसी, बहुत भूख लग रही है।
जब उसके सामने खाना परोसा गया। यह क्या, पकवान के स्थान पर केवल 2 रोटियां और आलू का साग, पूड़ी, कचौड़ी और खीर का नामो निशान भी नहीं। महीप को बुरा तो बहुत लगा, पर उसे बड़ी जोरों की भूख लग रही थी, अतः चुपचाप उसने रोटी की ओर हाथ बढ़ाया। तभी, रुको लाला जी, रुको। रुक्मणी की आवाज़ सुनकर महीप का रोटी की ओर बढ़ा हाथ रुक गया। लाला जी, खाने से पहले एक बात कान खोलकर सुन लो। हमारे यहाँ यह रिवाज है कि मेहमान के आगे 2 रोटियां ही परोसी जाती हैं और उसे 2.5 रोटी थाली में छोड़कर उठना पड़ता है। यदि वह ऐसा नहीं करता है तो उसे अपनी टोपी रोटियों के ऊपर रखकर भूखे ही खड़े होना पड़ता है। यह कैसा बेहुदा रिवाज है भाभी? अब रिवाज तो रिवाज ही है लाला जी, उसके अनुसार ही चलना होगा। महीप सोच में पड़ गया। 2 रोटी खाने को दी हैं, ऊपर से जब खाना खाकर उठो तो थाली में 2.5 रोटियां रखी होनी चाहिए। भला यह कैसे हो सकता है? इसका मतलब तो यही हुआ, रोटियों पर अपनी टोपी रखकर मुझे भूखे ही उठना पड़ेगा। कोई रास्ता न देखकर महीप ने अपनी टोपी उतारी और उसे रोटियों पर रख दिया। तत्पश्चात वह भूखा ही उठ खड़ा हुआ। रात को जब वह भूखा चारपाई पर लेटा तो चूहे उसके पेट में दौड़ लगा रहे थे। यह मैं कहाँ फंसा? यहाँ पूरा 1 महीना तो क्या, 1 दिन भी काटना मुश्किल है। अगले दिन खूब धूप चढ़ाई, पर कोई भी उसके पास नहीं आया। तब वह ही उठकर धनिया के पास गया। मौसी, भूख लग रही है, पीने के लिए गरम गरम दूध दो ना। बेटा, क्या बताऊं, आज रात कटिया खुल गई और रात को भैंस का सारा दूध पी गई, इसलिए आज सुबह भैंस ने दूध दिया ही नहीं। लो, दूध की भी छुट्टी। कोई बात नहीं मौसी, दूध नहीं है तो न सही, तुम मुझे खाना ही बना दो। बेटा, चूल्हा तो आज हमारे यहाँ जलेगा ही नहीं। क्यों नहीं जलेगा चूल्हा मौसी? वो बेटा, बात यह है कि आज सरपंच जी के यहाँ पूरे गांव की दावत है। उनके बेटा हुआ है और इस गांव के रिवाज के अनुसार जब गांव में किसी के यहाँ दावत होती है तो उस दिन पूरे गांव में चूल्हा नहीं जलता। सब गांव वाले दावत वाले घर में ही भर पेट खाना खाते हैं। सरपंच जी के यहाँ दावत किस समय है मौसी? शाम को है। ओह, तो मुझे आज भी शाम तक भूखा मरना पड़ेगा। महीप मुंह लटकाकर अपने कमरे में चला आया। बेटा महीप, तू अगर यहाँ और रुका तो भूख से तेरा दम ही निकल जाएगा, इसलिए भलाई इसी में है कि तू यहाँ से जिंदा ही भाग चल। अतः वह तैयार होकर कमरे से निकला। यह क्या बेटा, कहीं जा रहे हो क्या? हाँ मौसा जी। लेकिन कहाँ? मैं अपने गांव वापस जा रहा हूँ। गांव वापस जा रहे हो? लेकिन तुम तो पूरी 1 माह रहने के लिए यहाँ आए थे बेटा। वो तो ठीक है मौसी, मेरा भी दिल कर रहा था कि मैं होली मनाकर ही यहाँ से वापस जाऊँ, पर क्या करूँ, मेरा दिल नहीं मानता। इधर भैया खेतों में बदन तोड़ मेहनत कर रहे होंगे, इधर मैं आराम करूँ, कुछ जचता नहीं। इसलिए मैं इसी समय अपने घर जाकर भैया का हाथ बटाना चाहता हूँ। बात तो तुम्हारी ठीक है महीप बेटा, इसलिए हम तुम्हें जाने से नहीं रोकेंगे। महीप विदा लेकर घर से निकल गया। जान बची तो लाखों पाए। इधर महिपाल धनिया और रुक्मणी से कह रहा था, हमारी चाल कामयाब हो गई। बेचारा महीप एक ही दिन में दुम दबाकर भाग गया। वह भी क्या याद रखेगा कि कभी भाई के ससुराल गया था। महिपाल और धनिया खिलखिलाकर हंस पड़े, लेकिन रुक्मणी कुछ परेशान सी थी। महीप के भैया का स्वभाव बड़ा कठोर है, उन्हें पता चलेगा तो बहुत नाराज होंगे। माता पिताजी के कहने पर मैंने उनका साथ तो दे दिया, पर सच यह है कि महीप के साथ मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उधर जब दिन छिपे महीप अपने घर पहुंचा। महीप, तुम? अरे महीप बेटा, इतनी जल्दी गेंदापुर से वापस कैसे लौट आया? सब कुशल तो है? मैं आप लोगों को सब कुछ बताऊंगा, पहले मुझे खाना दो, बहुत भूखा हूँ मैं। माँ ने जल्दी से उसे भोजन परोसा। महीप भूखा तो था ही, इसलिए खाने पर पूरी तरह झपट पड़ा। क्या हो गया है इसे? खाने पर ऐसा टूटा हुआ है जैसे इसे 2 दिन से खाना ही न मिला हो। जब महीप खाना खा चुका, हाँ महीप, अब बताओ बात क्या है? तुम गेंदापुर से वापस क्यों लौट आए? हाँ बेटा, बताओ तो सही। नाम मत लो मेरे सामने गेंदापुर वालों का। लेकिन हुआ क्या, हमें बताओ तो सही। तब महीप ने अपने साथ घटी बातें उन दोनों को विस्तार पूर्वक बताई। महीप से सारी बात सुनकर, महीप, उन लोगों ने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर भी अपमान तो उन्होंने तुम्हारा किया ही है। मैं कसम खाता हूँ
कि मैं तुम्हारे इस अपमान का उन लोगों से बदला लूँगा। लेकिन तुम करोगे क्या दीप बेटा? माँ, मैं कुछ ऐसा करूँगा जिससे उन लोगों को छठी का दूध याद आ जाए। दीप उसी समय अपने पड़ोसी रामलाल के पास पहुँचा। रामलाल काका, मैं 1 माह के लिए अपनी ससुराल जा रहा हूँ। तुम जरा महीप के साथ मिलकर हमारी फसल की कटाई करवा देना। ठीक है। घर वापस आकर वह माँ से बोला, माँ, घर का ध्यान रखना, मैं 1 माह के लिए गेंदापुर जा रहा हूँ। अच्छा बेटा। दीप उसी दिन गेंदापुर चल दिया। रुक्मणी से मुझे ऐसी आशा न थी, वह भी अपने माँ बाप के साथ मिल गई। उसने ऐसा क्यों किया? उसने मेरे भाई को खाना बनाकर क्यों नहीं दिया? खैर, कोई बात नहीं। महीप तो बेचारा सीधा साधा था, इसलिए गेंदापुर से चुपचाप चला आया। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा, और जब तक मेरी ससुराल में अन्न का एक भी दाना रहेगा, मैं वहाँ से नहीं टलूँगा। रास्ते में उसे एक महात्मा मिला। महात्मा जी प्रणाम। जीते रहो बच्चा, ससुराल जा रहे हो क्या? हाँ महात्मा जी, लेकिन आपने कैसे जाना कि मैं ससुराल जा रहा हूँ? बच्चा, हम सब कुछ जानते हैं। हम तो यह भी जानते हैं कि इस समय तेरे मन में क्या है। तो बताइए महात्मा जी कि इस समय मेरे मन में क्या है? तुम किसी भी प्रकार अपने ससुराल वालों को सबक सिखाना चाहते हो। महात्मा जी, आप तो सचमुच ही मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं। तब तो आप ऐसा कोई उपाय भी जानते होंगे जिसको प्रयोग में लाने से मेरी ससुराल वालों के घर में अन्न का एक दाना तक न रहे। हाँ, मैं ऐसा उपाय जानता हूँ। तब तो महात्मा जी, मुझे जल्दी से वह उपाय बताइए। सुनकर महात्मा ने अपने कमंडल में से भभूत निकाली और उसे दीप को देते हुए बोले, इस भभूत को खाने से तुम्हारी पाचन शक्ति अद्भुत हो जाएगी। यहाँ तक कि अगर तुम सीमा से बाहर भी खाना खाओगे तो भभूत के प्रभाव से वह भी पच जाएगा। यानी इस प्रकार तुम एक दिन में 50 आदमियों का खाना खाकर शीघ्र ही अपनी ससुराल वालों का दिवाला निकाल सकते हो। महात्मा जी, आपने तो मुझे बहुत ही अद्भुत भभूत दी है। मैं आपका यह उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगा। महात्मा दीप को आशीर्वाद देकर आगे बढ़ गए। अब देखूंगा कि मेरी ससुराल वाले किस प्रकार परेशान होंगे। उन्होंने मेरे भाई के साथ जो ज्यादती की है, उसका उन्हें सबक सिखाकर ही रहूंगा। ससुराल पहुंचकर उसने सास ससुर के आदर सहित पांव छुए। जीते रहो दामाद जी। जमाई बाबू, तुम आ गए, यह बहुत ही अच्छा हुआ। मेरा यहाँ आना तुम लोगों के लिए अच्छा रहेगा या बुरा, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। दीप को बड़े ही सम्मान पूर्वक घर में ठहराया गया। धनिया और रुक्मणी ने मिलकर उसके लिए पकवान व खीर बनाई। रसोई घर में मेरे व सारे घर के लिए भोजन बन रहा है, यही उचित समय है महात्मा जी की दी हुई भभूत खाने का। अतः उसने कुर्ते की जेब में रखी भभूत निकाली और उसे खा लिया। शीघ्र ही रुक्मणी ने उसके सामने खाना परोसा। स्वामी, भोजन शुरू कीजिए। दीप ने एक क्षण रुक्मणी की ओर टेढ़ी नजर से देखा, फिर खाना खाने में जुट गया। रुक्मणी बड़े प्यार से उसे खाना परोस रही थी। लो, यह भी लो। रुक्मणी, आज मैं इतना खाऊंगा कि तुम मुझे खिलाती खिलाती थक जाएगी। जब उसे भोजन करते करते काफी देर हो गई और उसका पेट न भरा तो हाय राम, आज ये कितना खाएंगे? रुक्मणी, किस सोच में खड़ी हो? जाओ, मेरे लिए और खाना ले आओ। हैरान परेशान सी रुक्मणी खाना लेने रसोई घर में पहुंची। माँ, तुम्हारे दामाद और खाना मंगा रहे हैं। बेटी, दामाद जी ने तो खाना खाने में हद ही कर दी। मैंने तो पूरे घर के लिए पूरियों का आटा गूंदा था, लेकिन सारे खाने को जमाई बाबू ही चट कर गए। बस अब ये 4 पूरियां और थोड़ी सी खीर ही बाकी बची है। जा, इन्हें भी ले जा। अच्छा माँ। रुक्मणी 4 पूरियां और बची खीर भी दीप को दे आई। गनीमत यह रही कि दीप उन 4 पूरियों और खीर को खाकर ही खाने पर से उठ गया। जमाई बाबू, तुमने खाना तो खा लिया, अब थोड़ा आराम कर लो, सफर की थकान से थक गए होंगे। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।